आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजीसी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस ऑफ स्टूडेंट्स रेगुलेशन 2023। ये कब से इफ़ेक्ट में आए? 11 अप्रैल 2023 से आए। ये जो रेगुलेशंस हैं किन पर लागू होते हैं, किन इंस्टीट्यूशन पे? वे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर जिनको डीम्ड टू बी ए यूनिवर्सिटी का दर्जा सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट के तहत दिया जा चुका है, उन सभी पर ये यूजीसी रेगुलेशंस लागू होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो रिड्रेसल की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना है उन स्टूडेंट्स को जो इंस्टीट्यूशन में पहले से इनरोल्ड हैं, प्लस में उनको जो एडमिशन के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन किस प्रकार की ग्रीवांसेस यूजीसी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस रेगुलेशन में आएंगी? सबसे पहले है, यदि मेरिट के डिटर्मिनेशन से संबंधित कोई ग्रीवांस हो, कंप्लेंट हो, तो वो भी इस रेगुलेशन के तहत आएगी। इर्रेगुलरिटी की बात है एडमिशन पॉलिसी में, तो भी इसके अंडर आएगी। रिफ्यूजल टू एडमिट, अगर किसी को एडमिशन देने से रिफ्यूज़ कर दिया गया है, या फिर नॉन पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, इन रेगुलेशंस के मुताबिक अगर प्रोस्पेक्टस को पब्लिश नहीं किया गया है तो ऐसी शिकायतें भी यूजीसी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस के तहत ही कवर होती हैं। अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट विदहोल्ड कर दिया या रिटर्न करने से रिफ्यूज़ कर दिया गया हो, ऐसा डॉक्यूमेंट जो एडमिशन के लिए, डिग्री या डिप्लोमा में एडमिशन के लिए स्टूडेंट ने डिपॉजिट किया था और वो उसको वापस ना दिया जा रहा हो, तो यह कंप्लेंट भी इन्हीं रेगुलेशंस के तहत आती है। अगर एडमिशन पॉलिसी में जो बताया गया है उससे ज़्यादा डिमांड ऑफ मनी की जा रही हो, या फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का मामला हो, या फिर नॉन पेमेंट और डिले इन पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड एडमिसिबल टू स्टूडेंट, यह मामला हो, या फिर रिजल्ट के डिक्लेरेशन या एग्जामिनेशन के कंडक्ट होने या ना होने पर डिले हो रहा हो, फेलियर टू प्रोवाइड स्टूडेंट एमिनिटीज़, जो प्रोस्पेक्टस में बताई गई थी वो एमिनिटीज़, वो सुविधाएं स्टूडेंट को ना मिल रही हो, तो यह कंप्लेंट भी यूजीसी रेगुलेशंस जो कि रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके तहत आती हैं। डिले किया गया हो रिफंड ऑफ फीस में, अगर कुछ स्टेप्स पर यदि स्टूडेंट एडमिशन को विड्रॉ कर ले तो उसको फ़ीस का कोई पार्ट रिफ़ंड होता है, लेकिन पूरी फ़ी रिफ़ंड नहीं होती है। यदि रिफ़ंड से संबंधित मामले में डिले हो रही हो तो वो भी इसके तहत आता है। स्टूडेंट का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो उनको, उनकी कैटेगरी को लेकर, चाहे जेंडर को लेकर या पीडब्ल्यूडी या माइनॉरिटी को लेकर, तो यह मामले भी इसके तहत आते हैं। डिनायल ऑफ क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन एज प्रॉमिस्ड, या फिर हरासमेंट का केस हो, या फिर एनी एक्शन कॉन्ट्रैरी टू स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, या फिर एनी एक्शन कॉन्ट्रैरी टू रेगुलेशंस बाय द कमीशन, कमीशन के ही रेगुलेशंस, गाइडलाइंस का कॉन्ट्रैरी एक्शन लिया गया हो तो। ओम्बड्समैन क्या होता है? यह एक पर्सन है जो अपॉइंट किया जाता है इन रेगुलेशन के मुताबिक। कौन सी रेगुलेशन? जो हम पढ़ रहे हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल के रेगुलेशंस। स्टूडेंट का मतलब यहाँ पर वो पर्सन जो इनरोल्ड हो चुका है या एडमिशन के लिए देख रहा है, दोनों ही है। अब चाहे वो फॉर्मल स्टूडेंट हो या ओपन का या डिस्टेंस का या ऑनलाइन का हो। SGRC का मतलब रहेगा स्टूडेंट्स ग्रीवांसेस रिड्रेसल कमेटी। यह कमेटी इन्हीं यूजीसी की रेगुलेशन के अंडर बनाई जाती है और इंस्टीट्यूशन के लेवल पर होती है, डिपार्टमेंटल लेवल पर नहीं, इंस्टीट्यूशन के लेवल पर होती है। अब यह रेगुलेशन प्रोस्पेक्टस के पब्लिकेशन के विषय पर क्या गाइडलाइन देते हैं, ज़रा पढ़ लेते हैं। इंस्टीट्यूशन शाल पब्लिश और अपलोड ऑन इट्स वेबसाइट बिफोर एक्सपायरी ऑफ एटलीस्ट 60 डे प्रायर कमेंसमेंट ऑफ द एडमिशन, एडमिशन शुरू होने के 60 दिनों पहले ही वेबसाइट पर प्रोस्पेक्टस डल जाना चाहिए, जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन होनी आवश्यक है। कौन सी इन्फॉर्मेशन? The list of program of study and courses along with broad outline of the syllabus,
स्पेसिफाइड बाय द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो सिलेबस को कौन स्पेसिफाई करता है, याद है ना, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इंक्लूडिंग, अब ये जो प्रोग्राम और स्टडी कोर्सेज डाले जा रहे हैं प्रोस्पेक्टस में, उसमें इंक्लूड करके देना है टीचिंग आवर्स, प्रैक्टिकल सेशंस एंड अदर असाइनमेंट्स को भी। नंबर ऑफ सीट्स जो अप्रूव्ड करवा ली हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से, उन सीट्स का नंबर भी दिखाना है प्रोस्पेक्टस में कि किस कोर्स में कितनी सीट हमारे पास है। द कंडीशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी, मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट, ये सभी डिटेल्स होनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन भी होना चाहिए, उसके अंदर बताया गया होना चाहिए कि किस तरह से टेस्ट या एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा टेस्ट का, फीस की डिटेल, अदर चार्जेस यदि कोई हैं तो वो भी। रूल्स रेगुलेशन फॉर इम्पोजिशन एंड कलेक्शन ऑफ एनी फाइन्स, अगर किसी तरह के जुर्माने का प्रावधान है स्टूडेंट की मिस्टेक्स पर तो वो भी यहाँ पर बताया जाना चाहिए प्रोस्पेक्टस के अंदर। इन स्पेसिफाइड हेड्स और कैटेगरी, परसेंटेज ऑफ ट्यूशन फ़ी को भी दर्शाना है कि टोटल जो फीस आपसे वसूल रहे हैं उसमें ट्यूशन फ़ी कितनी है और अदर चार्जेस कितने हैं, और कौन से चार्जेस रिफंडेबल टू ए स्टूडेंट है इन केस सच स्टूडेंट विड्रॉ फ्रॉम सच इंस्टीट्यूशन इन विच सच रिफंड शैल बी मेड टू दैट स्टूडेंट। और क्या होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में, टीचर आपको पढ़ाएंगे, उन प्रत्येक टीचर्स की क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, उनके अपॉइंटमेंट का टाइप क्या है, वो रेगुलर टीचर है या विजिटिंग है या गेस्ट है, और टीचर का एक्सपीरियंस भी। फिजिकल या फिर एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस के अंदर। हॉस्टल एकोमोडेशन और उसकी फ़ीस कितनी रहेगी, ये जानकारी भी देनी है प्रोस्पेक्टस में कि इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी कितनी बड़ी है, उसकी क्या क्षमताएं हैं, हॉस्पिटल कैंपस में है या नहीं, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए किन इंडस्ट्री से आपका लिंकअप है, कहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजते हो। इंस्ट्रक्शन इन रिगार्ड टू मेंटेनिंग द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करने ना करने पर क्या सजाएं हो सकती हैं, ये सभी बातें प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए। एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो भी यूजीसी कमीशन बताए वो भी वहाँ पर डालनी होती हैं। डिस्प्ले प्रोमिनेंटली इन डिफरेंट न्यूज़पेपर एंड थ्रू अदर मीडिया। दी स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशन में आके ही प्रोस्पेक्टस की कॉपी लेकर जाते हैं तो उनसे जो प्राइस वसूला जाएगा वो रीजनेबल होना चाहिए और वो नो प्रॉफिट के सिद्धांत पर होना चाहिए। अब बात करते हैं मुख्य टॉपिक पर कि स्टूडेंट ग्रीवांस रिड्रेशल कमेटी कैसे गठित होती है, क्या इसकी कंपोजिशन है। इसकी कंपोजिशन में बताया गया है कि एक प्रोफेसर इसका पर्सन होता है, चेयरपर्सन, और 4 प्रोफेसर इसके मेंबर होते हैं, सीनियर फैकल्टी या 4 प्रोफेसर। एक रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टूडेंट्स में से ही एक रिप्रेजेंटेटिव ऑन एकेडमिक मेरिट एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स या परफॉर्मेंस, उसको स्पेशल इनवाइटी के तौर पे बुलाया जाता है। अब स्पेशल इनवाइटी का मतलब यह है कि यदि यह स्टूडेंट उपलब्ध नहीं होता है, मीटिंग में आता नहीं है, तब भी यह मीटिंग कंडक्ट होगी। एटलीस्ट एक मेंबर या फिर चेयरपर्सन वुमेन होना ज़रूरी है, यानी इन 5 में से कोई एक वुमेन हो तथा इनमें से कोई एक SC ST या OBC कैटेगरी का हो। स्टूडेंट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, A और B की बात करी जा रही थी। टर्म जो है चेयरपर्सन और मेंबर का वो 2 साल है, 3 साल नहीं है। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर प्लेजियरिज्म को रोकने के लिए जो पैनल था उसमें 3 साल था टर्म, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रिड्रेशल ऑफ ग्रीवांस कमेटी जिसका टर्म बताया गया है मेंबर या चेयरपर्सन का 2 साल, और इनवाइटी का टर्म जो स्पेशल इनवाइटी एक स्टूडेंट है वो 1 साल के लिए ही इस कमेटी का मेंबर रहेगा। quorum for the meeting including the chairperson but excluding the special invitee shall be 3. SGRC Student Grievance Redressal Committee shall follow the principle of natural justice. कौन सा प्रिंसिपल? नेचुरल जस्टिस। SGRC shall its report with recommendation to competent authority. competent authority को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी और इस रिपोर्ट की एक कॉपी उस स्टूडेंट को भी दी जाएगी जिसने ग्रीवांस लगाई थी विद इन ए पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट। एनी स्टूडेंट एग्रीव्ड बाय द डिसीजन, अगर डिसीजन से स्टूडेंट खुश नहीं है वो अपील कर सकता है। किसको करेगा? ओम्बड्समैन को।
विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच डिसीजन। अब ओम्बड्समैन की बात आई गई है तो इसके अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिमूवल और कंडीशन को देख लेते हैं। ईच यूनिवर्सिटी शैल अपॉइंट वन ओम्बड्समैन टू हियर एंड डिसाइड ऑन अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द SGRC। कि किस लेवल का व्यक्ति ओम्बड्स पर्सन रहेगा, या तो वो कोई वाइस चांसलर हो सकता है जो कि रिटायर्ड हो चुका, या फिर रिटायर्ड प्रोफेसर भी हो सकता है जिसने HOD या डीन के तौर पे काम किया हो, या फिर एक ऐसा प्रोफेसर हो सकता है जो 10 साल का एक्सपीरियंस रखता हो सेंटर या स्टेट की यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में, या फिर नेशनल इम्पोर्टेंस के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, या फिर डीम टू बी ए यूनिवर्सिटी में, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो। तो ये उसकी क्वालिफिकेशन है टू अपॉइंट एन ओम्बड्स पर्सन। एक बार 20 सेकंड पीछे करके दोबारा से सुन लेना क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। ओम्बड्स पर्सन शैल नॉट एट एनी टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट during 1 year before appointment or in the course of his tenure as ombudsman be in conflict of interest with the institution। है जो ओम्बड्स पर्सन नियुक्त किया जा रहा है इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट के साथ कन्फ्लिक्ट में ना रहा हो। अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 year, यह भी 3 साल के लिए है। और जो अभी SGRC कमेटी के मेंबर्स थे या उसका चेयरपर्सन था वो 2 साल के लिए था। ओम्बड्स पर्सन 3 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। और until he attains the age of 70 whichever is earlier shall be eligible for reappointment for another one term। एक बार फिर से नियुक्त किया जा सकता है लगातार। ओम्बड्स पर्सन शैल बी पेड ए सिटिंग फी, उसको ऑनोरेरियम भी मिलेगा पर डाइम, नॉर्म्स फिक्स्ड बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कन्वेंस आने जाने का जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसका रीइंबर्समेंट भी मिलेगा। यूनिवर्सिटी में रिमूव द ओम्बड्स पर्सन ऑन द चार्जेस ऑफ प्रूवन मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर। ठीक है। नो ऑर्डर ऑफ रिमूवल शैल बी मेड एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी मेड, CCA रूल्स की तरह। यहाँ पर अगर ओम्बड्स पर्सन को हटाना है तो इंक्वायरी पहले बैठानी होगी। इंक्वायरी कौन करेगा? एक रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट का जज वही कर सकता है, उससे नीचे की रैंक का आदमी कोई नहीं। तो वाइल इश्यू ऑफ मैल प्रैक्टिसेस इन द कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन और इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन मे बी रेफर्ड टू द ओम्बड्स पर्सन। अगर इशू परीक्षा से या फिर इवैल्यूएशन की प्रक्रिया से संबंधित है तो वह ओम्बड्स पर्सन के पास जाएगा। नो अपील और एप्लीकेशन फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ रीटोटलिंग शैल बी इंटरटेन्ड बाय द ओम्बड्स पर्सन। अब कोई स्टूडेंट ऐसी अपील नहीं डालेगा ओम्बड्स पर्सन के पास कि मैं अपने एग्ज़ाम सीट को रीवैल्यूएट या रीटोटल करवाना चाहता हूँ, मेरे नंबर कम हैं, एक बार फिर से मेरी शीट देखी नहीं गई। इस तरह की अपील ओम्बड्स पर्सन नहीं देखता। अनलेस स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज इंडिकेटेड, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन का स्पेशल ही इंस्टांस आ गया तो ही देखेगा कि ओम्बड्स पर्सन किसी भी व्यक्ति को कंप्लेंट हीयरिंग के समय, डिस्क्रिमिनेशन वाली जो कंप्लेंट आती है उनकी हीयरिंग के समय किसी भी व्यक्ति को अपना एमिकस कुरेई नियुक्त कर सकता है, मतलब उसकी हेल्प ले सकता है। बोल सकता है कि ये मेरी इस केस में हेल्प करने के लिए कोई व्यक्ति है, उसे पूरा अधिकार है, किसी को भी वो इस तरह अपनी असिस्टेंस के लिए बुला सकता है जब तक कि वो कमेटी अपने निर्णय तक नहीं पहुंचेगी। ओम्बड्स पर्सन शैल मेक ऑल एफर्ट्स टू रिजॉल्व विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days। ईच इंस्टीट्यूशन शैल हैव एन ऑनलाइन पोर्टल वेयर एन एग्रीव्ड स्टूडेंट may submit an application seeking redressal of grievance। On receipt of an online complaint, the institution shall refer the complaint to SGRC within 15 days। कमेटी जो डेट फिक्स करेगी हीयरिंग के लिए उसको कम्युनिकेट करेगी इंस्टीट्यूशन को भी और एग्रीव्ड स्टूडेंट्स को भी। एग्रीव्ड स्टूडेंट अगर चाहे तो खुद आ सकता है कमेटी की मीटिंग में या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है। अगर सुनिश्चित किए गए टाइम पीरियड के अंतर्गत ग्रीवांसेस रिजोल्व नहीं होती है,
SGRC के द्वारा, तो रेफ़र करना होगा ओम्बड्सपर्सन को। इसके बाद जो इंस्टीट्यूशन है या फिर SGRC है वो कोऑपरेशन करेगी ओम्बड्सपर्सन के साथ। फिर ओम्बड्सपर्सन प्रोसीडिंग के कंक्लूजन पे ऑर्डर पास करेगा। इंस्टीट्यूट एज वेल एज एग्रीव्ड स्टूडेंट शैल बी प्रोवाइडेड विद द कॉपी ऑफ द ऑर्डर अंडर द सिग्नेचर ऑफ ओम्बड्सपर्सन। यदि ओम्बड्सपर्सन को लगता है कि जो कंप्लेंट आई थी वो कंप्लेंट ही फॉल्स या फ्रीवोलस है, तो उस कंप्लेंट करने वाले के विरुद्ध एक्शन भी ले सकता है ओम्बड्सपर्सन। An institution shall furnish on its website and in its prospectus information in respect of SGRC and the ombudsperson। इन दोनों की जानकारी वेबसाइट पर भी डालनी होगी। Consequences of non-compliance, यदि कमीशन को पता चलता है कि विलफुली जानबूझकर इन रेगुलेशंस का कॉन्ट्रावीन किया गया है या ओम्बड्सपर्सन की रिकमेंडेशन को मानने से इनकार किया गया है या SGRC की रिकमेंडेशन को कॉम्प्लाई नहीं किया गया है, तो UGC प्रोसीड टू टेक वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्शन टिल द इंस्टीट्यूशन कंप्लाइज विद दिज रेगुलेशन। जब तक इन रेगुलेशन का कॉम्प्लाई नहीं किया जाएगा UGC इनमें से निम्नलिखित में से एक्शन ले लेगा। जैसे कि फिटनेस जो है ग्रांट के लिए UGC ग्रांट देता है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन को, विड्रॉवल कर लेगा ग्रांट की फिटनेस को सेक्शन 12B के तहत। सेक्शन 12B में यही लिखा हुआ है कि UGC ग्रांट या एड प्रोवाइड करेगा या विद होल्डिंग एनी ग्रांट अलोकेटेड। और क्या एक्शन ले सकता है UGC? अपने किसी भी प्रोग्राम के द्वारा जो सहायताएं दी जाती हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन को, उनके लिए अनएलिजिबल घोषित कर देगा। अनएलिजिबल टू ऑफर कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन या फिर ओपन डिस्टेंस लर्निंग, कोर्सेज के लिए भी अनएलिजिबल कर सकता है। विद होल्ड या सस्पेंड कर सकता है आपके अप्रूवल को जो कि आपको कोर्स कंडक्ट कराने के लिए, कोर्स ऑफर कराने के लिए मिले हैं। इन्फॉर्मिंग द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म भी करेगा UGC। कैंडिडेट को एडमिशन के लिए वो इन्फॉर्म कर देगा अपने नोटिस से, जो भी सुइटेबल मीडिया हो उस पर नोटिस डाल देगा या कमीशन अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर देगा कि यह इंस्टीट्यूशन पोजेस नहीं करता, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस को यह इंस्टीट्यूशन पोजेस नहीं करता। फिर जनता को पता चल जाएगा, बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे नहीं। रिकमांड टू दी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी फॉर विड्रॉवल ऑफ एफिलिएशन, जिन कॉलेजों ने किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ले रखा है उन यूनिवर्सिटी को रिकमेंड कर देगा कि इन कॉलेज को एफिलिएशन मत दो। अगर डीम टू बी यूनिवर्सिटी है तो वो तो पूरी तरह से कमीशन के काबू में है, वो अपना एक्शन एज डीम फिट ले लेगा। रिकमेंड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर विड्रावल ऑफ डिक्लेरेशन एज इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी, उसका यह स्टेटस भी छिनवा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कहकर। Recommend to the state government take necessary and appropriate action in case of university is incorporated under a state act unless the institution has been provided। भाई अपॉर्चुनिटी तो देनी ही होगी, पहले कुछ भी एक्शन लेने से पहले एक अपॉर्चुनिटी इंस्टीट्यूशन को दी जाएगी। नथिंग मैंशनड हियर अबव, ऊपर जो कुछ भी बताया गया है, शैल अफेक्ट द कंटिन्यूएंस इन ऑफिस, वो अफेक्ट नहीं करेगा किसको, कि जो कोई ओम्बड्समैन पहले से ही इनकम्बेंट है, इन रेगुलेशंस के जारी होने के समय पहले से ही कोई इन ओम्बड्सपर्सन बैठा हुआ है कि इस पद पर, तो उसके कंटिन्यूएंसी को लेकर ऑफिस में यह रेगुलेशन उसको बदलाव नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। लेकिन उसका समय ओम्बड्सपर्सन के तौर पर पूरा होने के बाद जब नया ओम्बड्सपर्सन आएगा तो इन रेगुलेशंस के मुताबिक ही आएगा। कौन से रेगुलेशन? रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस ऑफ स्टूडेंट रेगुलेशन 2023। और ये कब इफेक्ट में आए थे? 11 अप्रैल 2023। तो UGC रूल्स रेगुलेशन आपके सिलेबस में है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा लो, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। बस इसी सप्ताह पूरा UGC कवर हो जाएगा, फिर आराम से वीडियो देखना, रिपीट करके देखना, चाहे 2 बार 3 बार, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप
MCQ छोड़कर नहीं आओगे।